अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? नहीं हैं खुश? चले सर, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह। देखें, गिरते शह सवारी मैदाने, वो तुफुल क्या गिरेगा जो चलता है घुटनों के। सर देखें, मैंने कुछ बातें आपसे करनी है जो मैंने वैसे भी कई डिफरेंट क्लासेस में भी। सर, नंबर ऑफ स्टोरीज मौजूद है हमारे पास ऐसे बच्चों की जो फेल हुए। मतलब इस दफा भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पिछली अटेम्प्ट्स में लैप्स आए और फिर वो निकले। मैं लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी एक बच्चे की जो सुनाता हूं, जो मैं अक्सर सुनाता रहता हूं। सर, अब वो बच्चा माशाल्लाह फर्ग्यूसन में मॉड्यूल ई की भी उसकी अटेम्प्ट हो गई है। और उस बच्चे की स्टोरी ये है कि सर, वो मेरे पास आया था तकरीबन आज से 2 साल पुरानी बात है, 2 भी नहीं बल्कि 2.5 साल पुरानी बात है। वो आया था मेरे पास और उसने कहा कि मतलब उसकी अम्मी के साथ आया था और रो रहा था। मतलब क्या हुआ? उसकी अम्मी ने कहा कि इसके पेपर निकल नहीं रहे और ये मेरे इंटर का पोजीशन होल्डर को, इसकी इंटर में कुछ पोजीशन आई थी, कोई 10वीं 12वीं ना, मतलब वो बच्चा था और इसके पेपर निकल नहीं रहे। और पूरे 1.5 साल में सिर्फ एक पेपर निकला था कैफ में, वो था आईए का पेपर। अब उसकी अम्मा ने कहा कि यार ये इसको आप सर कुछ भी करें और जो है ना बताएं ये वो। तो खैर उस बच्चे की थोड़ी सी काउंसलिंग हुई, उससे पूछा भाई क्या गलतियां कर रहे हो, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। और आप यकीन करें उसके अगली 2 अटेम्प्ट में उसने 4 करके कैफ क्वालिफाई किया और फर्ग्यूसन में माशाल्लाह पहुंच गया। सही है, मॉड्यूल ई में गया और उसके 4 पेपर उसने दिए, मतलब जो था, और 3 निकाल लिए। पॉइंट क्या था सर, जहाँ 1.5 साल में 18 महीने में एक पेपर 3 अटेम्प्ट में, और उसके बाद देखा जाए तो अगली 3 अटेम्प्ट कैफ की 2 और मॉड्यूल ई की अगली 3 अटेम्प्ट में 11 पेपर्स। तो आपने फर्क देख लिया सर के 11 और उस हिसाब से। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सर थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी है। सीए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो है मेरा अब तक जो तजुर्बा है सर, सीए में जिस बच्चे ने पेपर में पैनिक प्रेशर हैंडल करना सीख लिया वो कामयाब होगा। और ये पेपर में पैनिक और प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे सर, ये क्लास में हमें प्रैक्टिस करनी है। ये क्लास में प्रैक्टिस करनी है कि यार किस तरीके से, किस टॉपिक में से मार्क्स निकालने हैं। पासिंग मार्क्स अप्रोच जिसको मैं कहता हूँ, यार ये मार्क्स अगर आपने निकाल लिए तो आप यकीन करें आप पास हो जाएंगे। सही है सर। कभी भी आप देखें ना, अब जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ, हम बेसिक सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन अगर आप कैप्टन से और उनसे पूछें तो वो कहते थे हम मैच बाय मैच अप्रोच में चलते हैं। मैं कहता हूँ पेपर में भी सवाल बाय सवाल अप्रोच। मतलब तुम्हें पता है करना पूरा पेपर है, लेकिन हर सवाल में से कितने मार्क्स क्या करने हैं, किस हिसाब से लेने हैं, वो आपको पता होने चाहिए सर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं सर, काजी भी एग्री करेंगे, FAR 1 का जो पेपर है ना, इसका पेपर बच्चे को हमेशा थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। इसके पीछे वजह क्या है? 2 वजूहत है जो शायद नॉर्मल पेपर में नहीं होती। अच्छा, FAR 2 पेपर मैं हमेशा कहता हूँ FAR 1 के मुकाबले में ज्यादा ईजी है सर। क्यों? क्योंकि सर FAR 1 के पेपर में एक IS एरिया है और दूसरा, तो हमारे पास 2 एरियाज होते हैं, एक IS और दूसरा नॉन IS। जो IS एरिया है सर, ये इसको मैं कहता हूं कंपैरेटिवली इजी होता है। मसला कहां होता है? नॉन IS एरिया में, जिसके ऊपर अगर मैं कहूं NPO पिछली दफा मुश्किल लगा बच्चे को। सही है, NPO का सवाल कैसे करें, क्या करें। अच्छा, वैसे कैश फ्लो के ऊपर भी IS है, लेकिन कैश फ्लो को हम यूजुअली नॉन IS के उससे ही देखते हैं, हमारा IS 7 है। अब सर कैश फ्लो भी बच्चे को तंग कर सकता है। सही है, बाकी जो नॉन IS एरिया है हमारा, सही है, वो सब आपको ज्यादा, मतलब एक मिक्स है ना, तो बच्चे को मसला होता है। इजी तो खैर ये मॉडरेट के, लेकिन यहाँ से बच्चा पासिंग मार्क्स आराम से निकाल सकता है। क्योंकि सर देखे IS में क्या है, स्टैंडर्ड ने ये बात कह दी IS 16 में कि रीवैल्यूएशन करना है तो ये एंट्री बनानी, ये करना है। नॉन IS में तो तुम्हारा मैथ्स आ गया ना, ये फिगर निकालनी है, मैथ्स के चीजें घुमा फिरा के निकालो। तो सर उस तरीके से हमें इसको लेकर के चलना होता है और बच्चा यहाँ पर स्ट्रगल करता है और बच्चे को पेपर में चीजें मुश्किल लगती हैं। और पिछली अटेम्प्ट में याद रखें, आप सीए में आए ना, तो आईकेप का एक फेवरेट मशगला है कि उसको आपको सरप्राइज देना बहुत पसंद है। बहुत सारा बच्चा 16 को पिछली अटेम्प्ट में सब्सिडाइज होता हुआ देखते हुए परेशान हो गए कि अभी 16 तो हमेशा आता था, इस दफा उसके साथ मतलब एक चेंज। और दूसरा हमने कहा उस सवाल का मेजर फोकस उसने चेंज किया। फिर दूसरा हमने कहा कि सर एनपीओ में बच्चा थोड़ा सा स्टक हुआ,
IFRS 15 बच्चा सही से करके नहीं जाता था, ICAP ने आपकी सुन ली और IFRS 15 को FAR 2 में डाल दिया। अभी मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव सा डॉक्यूमेंट बनाया है और इसमें इंशाल्लाह जो है आपको नजर भी आएगा। सरकार जी अगर ईमेल खोल लेना, ईमेल के अंदर वो ताहिर ने शेयर, हम स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं उस डॉक्यूमेंट की, बाकी ग्रुप्स में भी मौजूद है जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, सही है, उनके लिए। सर इस डॉक्यूमेंट से इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा और उस फेयर आइडिया को देखते हुए आप लोग ये इस काबिल होंगे कि क्या चीजें चेंज है FAR 1 में एज कंपेयर टू पिछली अटेम्प्ट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे शायद अभी टीचर्स ने भी रियलाइज नहीं की होंगी, जो कि अभी हम आपको बताने लगे हैं। स्क्रीन शेयर करने ऑनलाइन वाले बच्चों 1 मिनट रुक जाएं बस। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेंगे, जो बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग लेंगे, उन बच्चों को ये जो ग्रुप है हमारा उससे लाभ करना होगा। अगर आपको उसमें भी कोई मसला वगैरह हो रहा है तो सर आपने जो है वो देखना होगा। मेरा और सर काजी दोनों का नंबर भी, अगर आप जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि ये सेशन जो है जब भी इसकी रिकॉर्डिंग, मेरा नंबर है ये, इस पे आप मुझसे राब्ता करके ग्रुप वगैरह पे ऐड हो सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो। सर काजी आपका नंबर क्या है? 0334 399 3930। फिर हम आएंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, पहले हम सिलेबस के ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर इस सिलेबस को मैं और सर काजी कैसे लेकर चलेंगे ये हम आपको बताएंगे और उसके बाद आ जाएंगे पहले टॉपिक पे। सर हैंड आउट आप सबके सामने है। एडिशंस मैंने कह दिया EPS फ्रॉम FAFR, और यकीन माने ये इस नए सिलेबस में सबसे ज्यादा क्रूशल बनने वाला है। क्यों सर? इसलिए कि मैं आपको आगे जाके ग्रिड से बताऊंगा। सर ये पूरे का पूरा उसने FAFR लेवल का आप समझे पूरे का पूरा उठा के डाल दिया और वहां के सिलेबस से हटा दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट IS 8 FAR 2, मैं इसको FAR 2 में कहा करता था आखिरी बला। कौन सी बला? आखिरी बला। कि ये लास्ट में आपको सामने बच्चों इसको फेस करना पड़ेगा, तो इसने ये आखिरी बला वहां से उठा के कहां डाल दी? यहां पर। यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लोज, ये एक छोटा सा टॉपिक डाला है कि कैश फ्लो की क्या यूजफुलनेस है बैलेंस शीट P&L से लिंक करने का। ये कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं है, अच्छा टॉपिक है। डिलीशंस IFRS 15 चला गया, सही है। सिंगल एंट्री चला गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, कॉस्टिंग वाला जो पोर्शन था ये चला गया। अब सर ये ICAP ने देंगे सिंगल एंट्री और IFRS 15, इन दोनों को हटाकर बच्चों पे बहुत ज्यादा, आपको पता है 2 बड़े सवाल इनसे आते थे तकरीबन। अब ये दोनों, इनमें से अब एक बड़ा सवाल जो मेरी एक्सपेक्टेशन है और सर काजी भी इस पे रोशनी डालेंगे, सर एक आएगा EPS से, सही है। अच्छा लेकिन एक और बड़ी इंप्रेशन है, बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता, टीचर्स को भी नहीं पता होगी अभी, वो ये है कि सर ICAP ने लिखा हुआ है कि कोई भी नया टॉपिक आएगा उसका बेशक टेस्टिंग लेवल 2, EPS का टेस्टिंग लेवल 2 है, लेकिन पहली अटेम्प्ट में वो टेस्टिंग लेवल 1 मतलब 8 नंबर तक का पूछा जाएगा। तो EPS का वैसे टेस्टिंग लेवल क्या है? इस अटेम्प्ट में कितने का पूछा जाएगा? 8, टेस्टिंग लेवल 1। टेस्टिंग प्रोफिशिएंसी लेवल टेस्टिंग सबको पता है, प्रोफिशिएंसी लेवल कितने हैं? 3, 1 2 3। 1 का मतलब क्या होता है जल्दी बताएं सर? 1 का मतलब क्या होता है? बेसिक्स, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं। दूसरे का मतलब 2 का मतलब 2 का मतलब हम कहते हैं चीता, और तीसरा 3 का मतलब क्या होता है? वैशी। तो हमने कहा सर गुड न्यूज क्या, आपको कहीं भी पेपर में वैशी बन के नहीं जाना, सिर्फ 1 और 2 काफी है, सही है सर। अब टेस्टिंग लेवल भी 1 2 3 आपको अंदाजा है सर। टेस्टिंग लेवल 1 2 3 में मुझे बताएं सर काजी, स्क्रीन शेयरिंग से अगर हटा देना तो ये टेस्टिंग लेवल 1 मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं, लेकिन इससे कम भी पूछ सकता है। 2 का मतलब मैक्सिमम 20, 3 का मतलब मैक्सिमम 25। गुड न्यूज है आपके इसमें कोई भी 25 नंबर वाला टॉपिक नहीं है, कोई भी 25 नंबर वाला टॉपिक नहीं है। हमने कहा गुड न्यूज है कोई भी 25 नंबर वाला टॉपिक नहीं है। तो सर अब
इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ईपीएस उसने डाला है टेस्टिंग लेवल 2 में, इस अटेम्प्ट में कितने का पूछेगा 8। अब सर तो इसका मतलब ये है कि अच्छा टेस्टिंग कुछ 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि पहले टेस्टिंग लेवल 1 में थे, अब किस में आ गए, टेस्टिंग लेवल 2 में। तो सर 2 टॉपिक हैं जो टेस्टिंग लेवल 1 से टेस्टिंग लेवल 2 में आए, वो 2 टॉपिक अगर आप देखें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट, ये पहले टेस्टिंग लेवल 1 में थे, अब किस में चले गए। सर देखिए ये एनालिसिस मैंने बनाया आपके लिए क्योंकि अगर हमें स्मार्टली चलेंगे ना तो ही पास होगा। सीए देखें सर, उस बच्चे का काम नहीं जो सिर्फ गधों की तरह पढ़ता है, स्मार्ट वर्कर का काम है कि जो पढ़े भी और स्मार्टली। तो अब इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सवाल ज्यादा मार्क्स का है। अब सर काजी स्टेटमेंट आपको कराएंगे तो उसमें वो नहीं, अब इसके अंदर एरर्स डालेगा क्योंकि एरर्स वाला स्टैंडर्ड आईएएस 8 डाल दिया उसने ऊपर। सही है सर, उसके अंदर चेंज इन पॉलिसी डाल सकते हैं, चेंज इन पॉलिसी वाला स्टैंडर्ड जो है आईएएस 8 वो डाल दिया है। तो सर आईएएस 8 अब आपको पता चलेगा कि थोड़ी सी खतरनाक चीज है। सही है। और आईएएस 40, सर देखें आईएएस 40 में ट्रांसफर्स थे। अच्छा ईपीएस और आईएएस 40 अब उसने जून 21 से एफएफआर के सिलेबस से हटा दिए, पहले ये एफएफआर के सिलेबस में भी थे। इसने कहा बच्चे को पढ़ाओ तो ये कहां पढ़ाओ, नीचे। अब आईएएस 40 आप पहले भी पढ़ते थे, वही सब कुछ कंटेंट वही है, लेकिन पहले क्या होता था, वो ट्रांसफर्स के जो केसेस थे ना आईएएस 40 उसके ऊपर वो इतनी गहराई में नहीं जा सकता था, एक सवाल में 3-4 ट्रांसफर नहीं दे सकता था। अब वो इसके ऊपर भी गहराई में जाएगा और 20 नंबर का इसको रखा है सर, मतलब टेस्टिंग लेवल 2 कर दिया। सही है सर, तो इसका मतलब ये है ये जो 2 टॉपिक हैं ये भी अब खतरनाक हो जाएंगे। फिर आते ओवरऑल इंपैक्ट, इंक्लूजन ऑफ आईएएस 8 विल हैव इंपैक्ट ऑफ ऑल आईएएस रिलेटेड क्वेश्चन। सही है, मतलब हमने कहा कि ये अब आईएएस 20 में जाएगा, उसमें गलतियां कराएगा, पॉलिसी चेंज करेगा, गवर्नमेंट ग्रांट। डिफरेंट आईएएस में जाएगा आईएएस 8 और इसीलिए वो हर आईएएस को जाके तंग करेगा। तो इसके लिए सर बहुत जरूरी है कि हमारी आईएएस 8 के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी और हर आईएएस के साथ इसके लिंक क्वेश्चंस देखे हो। एफएआर 2 में सर यकीन माने आईएएस 8 को खुद कुछ नहीं करता था, करता क्या ये आईएएस डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में जाता है, गलती करवा देता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में जाता है और जो है पॉलिसी चेंज करवा देता है, बोलते हैं आप करो अकाउंटिंग। सही है सर। और हमने कहा कि सर चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर तो उसका इंपैक्ट लाजमी है, एफआर 2 में जब ये था तो चेंजेस इन इक्विटी के साथ आता था। तो सर ये तो मैंने आपको बता दिया एडिशंस एंड डिलीशंस। फिर आते हैं सर, आपको नजर आ रही है रिवाइज्ड ग्रिड, थोड़ी सी क्या नजर आ रही है। अब सर जो रिवाइज्ड ग्रिड है हमारी, रिवाइज्ड ग्रिड पे अगर आप गौर से देखें, अब ग्रिड ए के अंदर उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, प्रोफिशिएंसी लेवल तो सभी के इसने 2 का, इसने कहा बेटा ना मुझे बेसिक चाहिए ना मुझे वैसी चाहिए, तुम क्या बन के आओ, सब में चीते। इसने कहा चेंजेस इन इक्विटी टेस्टिंग लेवल 2 पहले 1 हुआ करता था, 8 नंबर से ज्यादा सवाल नहीं पूछा था अब, और एफआर 2 में जब ये था तो 3-4 अटेम्प्ट में एक दफा आता था और 17-18 नंबर का आता था। सही है सर। फिर इसने क्या कहा, कैश फ्लो, सर काजी तो वैसे उसके माशाल्लाह चीते हैं, और कैश फ्लो अभी भी 2 ये पहले भी 2 था। यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो, एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया, बड़ा यूजफुल है सर काजी, इंशाल्लाह कैश फ्लो के साथ आपको ये भी करवाएंगे। इसका टेस्टिंग लेवल 1 है। आईएएस 8 का टेस्टिंग लेवल क्या है, इसका मतलब सर आईएएस 8 के ऊपर एरर के ऊपर कभी भी वो बड़ा सवाल नहीं बनाएगा क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, आईएएस 20 पकड़ा, उसका 8 नंबर का सवाल, उसके अंदर 8 नंबर का इंपैक्ट डाला, आईएएस 8 का मिला के 16 नंबर का सवाल बन गया। सही है। तो सर इसका मतलब है आईएएस 8 के ऊपर अकेले सवाल नहीं आएगा और यूजुअली एफआर 2 में भी नहीं आता था। एनपीओ कितना है, अब सर मैं कहता हूं ये जो ग्रेड है ना, ये ग्रेड सबसे टेक्निकल और मुश्किल ग्रेड है। क्या कहते हैं सर काजी आप? सर 35 से 45 नंबर रखे, और इसके अंदर मैंने कहा ना कि सर मतलब आप देखिए सोशी जो कि अब वो नहीं रहेगा जो से पहले इतना आसान होता था, कैश फ्लो और एनपीओ। अच्छा एनपीओ में भी सर काजी जब आपको कराएंगे तो एक चीज का ख्याल रखेंगे, इनका माशाल्लाह तजुर्बा है, उनको पता है भी, उन्होंने ये चीज रियलाइज की है, और सर उसके ऊपर बताएंगे कि सर क्या सिंगल एंट्री को हमें अब इसके साथ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं ना सर आईएएस 8 की, तो उसमें अब डिस्कशन जो होगा वो एरर्स के हवाले से होगा। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लाइक वो भी बच्चे बैठे हुए हैं जो जस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आए हैं, तो वो भी अभी आप लोगों के साथ शामिल हैं। अब उन लोग को सबसे पहले तो ये समझाना पड़ेगा कि ये एरर्स होते क्या हैं, और जब एरर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके पास आएगी तो फिर उनको इस आईएएस 8 के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन मजीद दी जाएगी।
अब रहा सवाल इसका कि IAS 8 को करने के लिए हमें पहले बेसिक एरर्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, और आप जानते हैं कि CA क्वालिफिकेशन में बेसिक का मतलब होता क्या है। सही है जी, सबको मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आइडिया होगा। और जैसे भी सर ने बात कही कैश फ्लोज के हवाले से या NPO के हवाले से, तो ICAP ने थोड़ी सी यहाँ पे सर शरारत भी की है। शरारत ये कर दी है, जैसे IAS 8 के लिए उसने ये नहीं कहा कि भाई एरर पहले करो, सही है जी, उसके बाद तुम IAS 8 में आना। हमने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा तो उसने हमें उल्टा मुस्कुरा के देखा, बोला समझ तो गए ना आप। हमने बोला हम समझ गए, इसका मतलब हमने एरर्स को भी कराना पड़ेगा। फिर हमने बोला यार एग्जामिनर की तरफ कि सर आपने सिंगल एंट्री तो दिया नहीं है और कैश फ्लो रख दिया सामने, और सामने रख दी NPO, तो सर आपने सिंगल एंट्री हटा के मतलब सही किया है नहीं किया? क्योंकि सिंगल एंट्री की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो कैश फ्लोज में आती हैं और NPO के अंदर आ रही होती हैं। तो हमने उसकी तरफ सवाल किया तो उसने बोला समझ तो गए, सिंगल एंट्री हटा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैश फ्लोज के अंदर सिंगल एंट्री और NPO के अंदर सिंगल एंट्री का मामला मैं पूछूंगा नहीं। अब माशाल्लाह आप बड़े हैं, आप खुद समझदार हैं, तो बच्चों को आप कराएं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सामने नहीं दिख रही, लेकिन एग्जामिनर मुस्कुरा के देख रहा है, बोलता है समझ तो गए होगे। तो हम भी अब समझ गए हैं, और उसी बुनियाद पे हम लोगों ने इस एरर को और ये जो सिंगल एंट्री का इम्पैक्ट है इसके पीछे भी पूरी बेस बना के हमने आगे जाना पड़ेगा। सर वो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारा अकाउंटिंग में कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, यही है सर ने जो बताया था कि यार लीगल फॉर्म के हिसाब से सिंगल एंट्री IA का जो आपका एरर वाला पोर्शन था वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन सब्सटेंस के लिहाज से वो है, वो हमें लाजमी केटर करना है, वो हमें लाजमी कवर करना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए हमने कहा मसला है। सर अगर आपको हम IAS 8 के बेसिक्स सवाल पे डायरेक्ट भी नहीं ला सकते जब तक हम आपको एरर की वो नॉलेज ना दें। तो सर एक चीज तो ये हो गई, इसी के बाद ही सर जो है, अच्छा अभी हम इसके ऊपर आते हैं, बेटा आप टेंशन ना लेंगे, पोस्ट बेच का एंड कब तक होगा सब चीजें करेंगे। सर इसके बाद हम आते हैं IAS 16, IAS 20, अच्छा दूसरी ग्रेड पे आता हूं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये पहले भी था, एक थ्योरी का पोर्शन था, सर काजी बड़े अच्छे से इसको कवर करा देते थे। छोटा सा इसके ऊपर सवाल आ गया, 2-4 नंबर का MCQ या BBA, टेस्टिंग लेवल इसका क्या है 1। सर देखिए इसकी ग्रेड है 20 से 30 नंबर की। अब 20 से 30 नंबर का मतलब, और मैं कहता हूं ये जो ग्रेड है ना सर, ये ग्रेड आपको पासिंग मार्क्स बड़े आराम से दिलाएगी। मिनिमम ICAP इस पे कितना पूछेगा 20, और मैक्सिमम कितना पूछेगा, तो हमने कहा सर अगर इसके ऊपर ICAP 20 नंबर पूछेगा तो आप अभी लिख लें, फर्ज हो गया है। क्या हो गया है? फर्ज हो गया है कि रेशियोज और EPS अब हर पेपर में आएंगे। अब पेपर रेशियोज और EPS के बगैर आपका बन ही नहीं सकता, क्योंकि सर उसने रेशियोज भी CA फाइनल से निकाल दिए। उसने कहा पढ़ाओ तो सर इसका मतलब है रेशियोज, इससे पहले हम कहते थे आ गए नहीं आए, लेकिन अब रेशियोज और EPS, क्योंकि इसने इस ग्रेड में कितने नंबर रखे 20 से 30। और आपको ये बात पता है मेरा बच्चा, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर के ICAP ग्रेड को फॉलो करता है। आप देखें सर आखिरी जो ग्रेड है ये पहले भी तकरीबन ऐसी थी, अब भी ऐसी है। IAS 16 इसमें डला हुआ है, 30 से 40 नंबर की ग्रेड है। IAS 16 का टेस्टिंग लेवल 2 है, 20, 23 और 36 का टेस्टिंग लेवल, और IAS 40 का टेस्टिंग लेवल क्या कर दिया गया है 2 कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है सर काजी को मैं इसमें, सर इसका मतलब अब ICAP क्या ऐसा कर सकता है कि किसी अब IAS 16 और IAS 40 में खेलना शुरू कर दे, एक अटेम्प्ट में उसका बड़ा सवाल, एक अटेम्प्ट में इसका बड़ा सवाल। देखिए भाई मेरी इसमें राय जो है वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि ICAP का मिजाज अब तक चलते क्या है। IAS 16 का सवाल वो जो देगा, और चांसेस हैं लाजमी तौर पे देगा, तो वो खाली IAS 16 का नहीं देगा, उसके साथ जो है वो IAS 20 को भी जोड़ देगा, सही है जी, उसके साथ वो IAS 36 को भी जोड़ेगा, IAS 40 को भी जोड़ देगा। इसका मतलब IAS 16 के साथ जिन सवालात का कॉम्बिनेशन बन सकता है और जो बनते आया है, और कोई नई बात नहीं है, वो IAS 16 अलॉन्ग विद IAS 20, कुछ पोर्शन 23 का, कुछ पोर्शन 40 का, सही है जी, इसी तरह से कुछ पोर्शन 36 का। तो ये इसका मिजाज आजकल जो नजर आ रहा है, और कुछ अरसे पहले जो सर इसका मिजाज था सिर्फ 16 पूछता था रीवैल्यूएशन के हवाले से, 16 पूछता था खाली कॉस्ट मॉडल के हवाले से, अच्छा सेहतमंद सवाल देता था लाइक 15 से 16 या 18 नंबर का, सिर्फ IAS 16। लेकिन अब उसका मिजाज जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और एक दफा उसने जब हमें इशारा दे दिया
कि मैं 16 के साथ 20 दे रहा हूं, तो उसका मतलब भले उसने 23 दिया हो या ना दिया हो, लेकिन चूंकि उसने हमें इशारा दे दिया तो 16 के साथ 23 को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, 40 को भी 36 को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इन सारे स्टैंडर्ड्स का आपस में क्या बनने वाला है, कॉम्बिनेशन। जैसे अभी बात हुई स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, आज से पहले क्या था, बिल्कुल तन्हाई में आता था कि सिंपल हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी होती थी। लेकिन अब क्या है कि उसने IAS 8 को जोड़ दिया, तो सोशी जो है अब जो आएगा उसके साथ IAS 8 का भी कुछ जोड़ तोड़ होगा, और IAS 8 के साथ साथ जो है और भी दूसरी चीजें जो हैं वो जुड़ के आ रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि IFRS 15 चले जा चुका है, सही है जी। तो हमें लगा कि सर हमारा कोर्स तो रिड्यूस हो गया। सिंगल एंट्री जा चुका है, सर हमें लगा हमारा कोर्स रिड्यूस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कॉस्टिंग वाला पोर्शन जा चुका है, हमें लग रहा है कि सर हमारा पोर्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। और ICAP का मिजाज अब तक ये रहा है कि जब वो थोड़ा कंटेंट देता है तैयार करने के लिए, तो वो इतना बेसिक लेवल पे टेस्टिंग नहीं करेगा। वो बोलेगा बेटा सर हसन के मुताबिक चीता बन के आओ, अदरवाइज आने की जरूरत नहीं है। और चीता बनने के लिए एक तो बेसिकली क्या है कि पास्ट पेपर्स को समझना है, और दूसरा ये कि जो हमारे प्रैक्टिस मटेरियल है, प्रैक्टिस के बगैर कोई इसका गुजारा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इनिशियल लेवल पे ही ठीक ठाक भारी आपसे आके सवालात पूछेगा, और उसका मिजाज है। और बात सारी ये है कि यार हमने उसके मिजाज के मुताबिक उतरना है, वो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्स छोटा तो जरूर हो गया है, लेकिन जरा दूसरे अल्फाज में बोला जाए कि ठीक ठाक फाड़ू किस्म का कोर्स हो गया है। यानी कि अब जो टेस्टिंग वो करेगा वो इतनी इज्जतदार तरीके से नहीं करेगा। चीजें वही हैं, कहने को सर 3 टॉपिक चले गए हैं, लेकिन क्या है कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये बात आज हमारे दरमियान हो रही है, तो इसका मतलब हम ज़हनी तौर पे तैयार हो रहे हैं कि भाई चैलेंजेस आएंगे, उसका सामना हमने करना है, पीछे तो हटना नहीं, क्योंकि पीछे हटेंगे तो यार हम ही अपनी नजरों में गिर जाएंगे। तो हमने अपनी आपको अपनी नजरों में एटलीस्ट नहीं गिराना है। तो चैलेंज है, हम आपके साथ हैं, मैं हूं सर हसन है, अल्लाह हमारे साथ है, आपके साथ भी है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके, अनटिल अनलेस हम लोग पॉजिटिव रहें। क्या ख्याल है सर? बिल्कुल ऐसा ही है सर की बात से मैं यही कहूँगा कि हमने जो एक माशाल्लाह एफर्ट्स की हैं, और उन एफर्ट्स को जो है ना हमने अब अपने हैंडआउट्स वगैरह में डाला है कि जो है कि सर हमने हैंडआउट्स में मिक्स क्वेश्चंस अब बनाए, क्योंकि सर अब देखें सर ने जैसे कहा 16 के साथ कोई भी आ सकता है, इवन IAS 8 भी आ सकता है। सर अब मैं आपको बताऊं ना, अच्छा मेरे पास क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह FAR2 का तजुर्बा है, जो अभी आपके पास ज़्यादातर चीज़ें हैं वो किसी ज़माने में FAR2 में ही होती थी, FAR1 में इतनी, किसी ज़माने में FAR1 में सिर्फ 16 के भी बेसिक्स हुआ करते थे, सही है सर। और सही बच्चा रिवैल्यूएशन कहाँ पढ़ता था, FAR2 में। अब वो सारे सवालात जिसमें 16 के खतरनाक सवालात IAS 8 के साथ मिले हुए, वो सब हमें यहाँ पर भी करने पड़ेंगे, नहीं तो सर गुजारा नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर येट अगेन बता दूं सर, IAS 8 और EPS के आने से अच्छा ये हुआ है कि आपका IAS वाला पोर्शन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। और जब ये पोर्शन इंक्रीज हुआ है तो वो हमें करना है। सर एक आखिरी बात पे आऊंगा सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं सब कुछ। वो कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से अभी मुझे बताएंगे, ऑनलाइन में से भी और फिजिकल में से भी, जिनको रीजन ऑफ फेलियर अभी तक अपना नहीं पता चला है। हैंडआउट को पूछ लिया, ताहिर को बोलो, जिनको रीजन ऑफ फेलियर अभी तक नहीं पता चला है। जी बेटा बिल्कुल पास पेपर्स काम आएंगे, बस हमने कहा ना सिंगल एंट्री IFRS 15 और वो गया है। माशाल्लाह कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता चला है, सही है। फिजिकल जो बच्चे जो कह रहे हैं मुझे रीजन ऑफ फेलियर ही पता नहीं चला, हम FAR1 की बात कर रहे हैं, सही है सर। सर देखिए अब मैं आपको बताता हूँ रीजन ऑफ फेलियर क्या होता है, और ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सर ICAP से जब भी हमारी डिस्कशंस होती हैं तो समराइज जब मैं करता हूं तो मैं कहता हूं ICAP कहता है 3 वो जो आते हैं जिससे बच्चा फेल हो जाता है। पहली चीज है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बच्चे के पास कॉन्सेप्ट्स ही पूरे, अगर बच्चे के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स जो हैं उसको बच्चे ने पढ़ा ही नहीं या सही से नहीं पढ़ा है तो बच्चा खत्म सर, मतलब वो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा सर देखिए अब मैं इसमें कुछ बातें करता हूं, मैं इसमें बोलता हूं यार प्रैक्टिस करनी है, और जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ उनको अंदाजा होगा कि सर एक पूरा क्विज वीक हम मनाते हैं। वैसे कोशिश इंशाल्लाह है कि हर टॉपिक के साथ साथ क्विज हो, जो बच्चे FAR2 अभी पढ़ रहे उनको पता है टॉपिक के साथ साथ क्विज लेते हैं, और एक क्विज वीक एंड में होता है। क्योंकि सर देखिए मैं कहता हूं कि मैं बड़ा फितरत के करीब टीचर हूं,
बोलो दूसरे वाले टायर को बोलो जो मैंने कहे हैं कि मैं फितरत के करीब टीचर हूं, मैं फितरत के हिसाब से बच्चों को पढ़ाता हूं। मुझे पता है तुम्हें जितना भी डंडा कर लो, तुम शुरू में अभी जितने भी मोटिवेटेड हो, शुरू में पढ़ेंगे, तुम सही मानों में पढ़ते ही एंड में हो। एंड में जब आपको पता चलता है कि 1 महीना रहता है तब पढ़ते हो। मैं आपको सच बताऊं अपने पूरे सीए के तजुर्बे से, सर मैं आखिरी के 1 महीना भी नहीं 20 दिन पढ़ता था, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल ये था कि सर मेरे पास आप कह लें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं था। मैं क्लास मिस होती थी ना तो मैं उसको खुद से कवर कर लेता था, लेकिन मेरी एक मेक श्योर करता था कि मैं क्लासेस के साथ साथ मैंने सारी क्लासें खत्म कर ली हूँ। मैं पीछे रिकॉर्डिंग पे नहीं रहा। रिकॉर्डिंग बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन हो, आप रोज का 1 घंटा 2 घंटे अपने रखें कि इस टाइम पे मुझे फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ना है, इस टाइम पे FAR 1 पढ़ना है, तो सर उसे तो होता ये था कि सर मैं आप फिर एंड के वीक में, क्योंकि एक बात याद रखना, तुमने अगर क्लासेस सही से ली में सब कुछ समझा हुआ है, आखिरी के 20 25 30 दिन में तुम्हें चीजों को रिवाइज करना है, मॉक देने, इस किस्म के काम करने हैं। ये काम अगर तुम सीरियसली कर दो तो 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कहता हूँ आज के दौर में, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं कैफ कर रहा था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक का इतना दौर नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था, सही है सर। हमारे पास होता था वो छोटा 2310 हो गया, मुझे याद है कैफ के टाइम पे वो आया था, वो जो नहीं नोकिया का पत्ते वाला फोन था, लाल कलर का, वो जो कलर स्क्रीन वाला, सही है, 7610 था, कौन सा था सर। तो इतनी डिस्ट्रैक्शन जब हमारे पास नहीं थी तो शायद हम कह सकते हैं कुछ बचता नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं क्लासें ले ली, एंड में पढ़ लिया। अब आपके पास क्योंकि एंड के महीने में भी क्या है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप किसी को मना नहीं कर सकते ये कह के कि मेरे पेपर चल रहे हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैंने टाइम नहीं दिया तो कोई और देगा, सही है। तो आपको इस बात का डर, एक दफा यही चीजें चल रही थी, मैं आपको बताता हूँ, सीए फाइनल में हम गए तो स्मार्टफोन वगैरह आ गया था। अब सर खलील जो यहाँ के ऑनर है, और हमने कहा सही है, जो यहाँ के ऑनर है और BFD के भी टीचर है, एक दफा सीए फाइनल में वो देख रहे थे कि एक बच्चा मुसलसल मोबाइल पे लगा हुआ है। सर ने कहा भाई खैरियत है? उसने कहा नहीं सर कोई मसला नहीं। फिर लगा हुआ है। सर खलील ने कहा देख भाई ऑफिस का कोई काम है? बोलता है नहीं सर पर्सनल है। सर ने कहा कुछ अम्मी अब्बू भाई बहन के? बोलता है नहीं सर। मुस्कुराने लगा। सर खलील ने कहा देख भाई, जो तेरा 3 घंटे की क्लास में इंतजार नहीं कर सकता ना तेरे मैसेज का, तो जिंदगी भर भी वो तेरा इंतजार नहीं करेगा। मतलब तुझे जिसके बारे में ये डर है कि वो 3 घंटे में छोड़ के चला जाएगा, तो भाई आगे भी वो तुझे कभी भी छोड़ के, तो खुदारा जो कुछ भी इसको अभी क्या कर दे। आपको भी मैं कह रहा हूं सर, ये जितने भी भड़का तो सकना तो इसको छोड़ दें। एक दफा आप इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे, आप देखेंगे कि ऑप्शंस ही टाइमली क्वालिफाई हो जाओ, मैं आपको अपने उससे बता रहा हूं कि भाई मैंने लोगों को रोते हुए देखा है आपकी उम्र में। मुझे लगा मैं फितरत के करीब पिछड़ो, फितरत के करीब बातें करूंगा। जो दोस्तियों में और कमिटमेंट्स में और पड़ जाते हैं ना, और कमिटमेंट पक्की भी कर लेते हैं, देखो करना है तो निकाह करो, नहीं तो फिर ये जो मंगनी कमिटमेंट, वो यकीन मानो जब क्वालिफाई हो जाते हैं ना या कुछ बन जाते हैं तो वो अफसोस होता है। वो कहता है यार थोड़ी देर और रुक जाता तो। समझ रहे हो? तो पॉइंट क्या है सर, अभी अपना फोकस कहां एस्टेब्लिश करोगे? पढ़ाई पे। एक दफा पढ़ाई हो गई तो इंशाल्लाह जिंदगी में ऑप्शंस बहुत हैं। तो सर पढ़ाई पे अपना रखेंगे आप लोग फोकस, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस सर होगा कि आप सुनिएगा। असाइनमेंट मटेरियल मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अभी खत्म करवाया, उसका दिया हुआ है। हर टॉपिक के साथ असाइनमेंट, जो बच्चे FAR 2 पढ़ रहे हैं उनको अंदाजा है, असाइनमेंट मटेरियल में साथ साथ दे रहा हूं, क्लास में क्विज, और फिर इसके बाद आखिरी का 1 हफ्ता डेडिकेटेड होता है क्विज वीक। आपको क्विज मिलता है, उसका आंसर विद मार्किंग स्कीम मिल जाता है, क्योंकि आखिरी का 1 हफ्ता भी नहीं, आखिरी के 1 महीने में शुरू के 10 दिनों में, क्योंकि सर मेरा मानना है अगर उस टाइम पे आपने स्मार्टली कर लिया तो हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बच्चों को अक्सर एक बात कहता हूं, जिसको मेरा बहुत सारे बच्चे सीरियस लेते, नहीं भी लेते। तो सर एक और चीज जो मेरा बच्चा, मैं आपको हमेशा कहता हूं, सीए नाम है, मैंने जो डिस्कवर किया ना, सीए नाम किसका है? स्मार्ट स्टडीज। सही है सर, स्मार्ट स्टडीज का नाम है। मैं जब 30 दिन में पढ़ता था ना, मैं आपको चलना आज अपनी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सीए, मुझे पढ़ाई के हवाले से कभी मसला नहीं किया, हालांकि कसम खुदा की मैं बहुत एवरेज लड़का था।
मतलब मैं इतना एवरेज लड़का था कि मेरे खानदान में मैट्रिक में मेरी सबसे कम परसेंटेज थी, 82। लोग पहुंचे हुए थे 92, 93। मेरी अम्मा कहती थी ये क्या है और तू क्यों इतनी कम लाता है। इंटर में मेरी सबसे कम परसेंटेज थी पूरे खानदान में, लोगों की 85, 80, मेरी 77 थी। सही है। अब लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सर आप बोले खानदान में जब कंपैरिजन आता है तो मैं सबसे नीचे होता था इंटर विंटर में, क्योंकि मैं एक बात समझ चुका था कि ये सब बकवास है। इंटर तक मुझे पता था कि यार कुछ ऐसा करेंगे जहां पे वर्थ हो। सीए में गया, मॉड्यूल ए मुस्कुराते हुए निकल गया, पता भी नहीं चला क्यूटी और अंग्रेजी था। फिर सर जब मैं मॉड्यूल बी में आया तो हुआ ये कि भाई तफरी, अच्छा मॉड्यूल ए में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह करे, अता करे, एक टीचर को और दूसरे टीचर की उम्र दराज करे। सर नईम होते थे टीएसए में, उन्होंने जो है अब उनका इंतकाल हो गया। सही है, सॉरी सर नसीम, सॉरी सर नसीम, हाँ सर नसीम थे, सर नईम तो अभी पढ़ा रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत, जो सर नसीम को जन्नत में जगा और सर नईम की उम्र लंबी करे। तो सर नसीम की एक स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो स्टेट्स के अंदर सारे सवालात लंबी क्लासेस लेके क्लास में ही करा देते थे, तो घर पे कुछ करने को बचता ही नहीं था। और दूसरी तरफ मिस साइमा जो थी वो माशाल्लाह बहुत मेहनत करती थी। नहीं हमें जब उस टाइम पे तो मॉड्यूल ए की इंग्लिश में वो जिस तरीके से माशाल्लाह उन्होंने इंग्लिश इंप्रूव की, तो यकीन मानेंगे दो मुस्कुराते हुए गुजरे। मिस साइमा अभी भी है। अब मॉड्यूल ए में तो इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट तो गया ना। अब सर मिस साइमा जो है उन्होंने मुझ जैसे बहुत सारे बच्चों की अंग्रेजी बहुत अच्छी की। सर नसीम ने हमें प्रैक्टिस इतनी करवा दी। अब जब मैं मॉड्यूल बी में आया, मैंने बोला जैसे मॉड्यूल ए क्लास में जो पढ़ा था वो निकल गया, बी भी निकल जाएगा। बी में उस टाइम पे इकोनॉमिक्स होता था, लॉ होता था और हमारा एक पेपर होता था FAR 1। अब सर हुआ ये कि मुझे याद है शब बारात थी, 17 अगस्त थी। मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ तफरी के लिए जा रहा था। एक सीए वाले दोस्त का फोन आया और मोबाइल तो उस टाइम पे मैंने कहा ना कि शायद पता नहीं था अभी कॉल, पीटी सेल पे। उसने कहा भाई तूने इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीजें की। मैंने कहा ये है क्या? उसने कहा भाई ये चीजें जो है ना सर ने नहीं कराई, स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है, देख। मैंने देखा, मैंने कहा भाई यार। तो उसने कहा इस तरीके से मुझे कोई 40 चीजें बता दी कि बेटा पूरे इकोनॉमिक्स में ये चीजें हमने नहीं पढ़ी। फिर सर हुआ क्या? फिर हुआ ये 17 अगस्त थी, मैंने नीचे मोहल्ले वाले दोस्तों टाटा बाय बाय किया। मैं कहा तुम लोग जाओ एंजॉय करो, फटाके फाड़ने जो भी करो, मैं पढ़ूंगा। यकीन माने उस 17 अगस्त से जो मैंने पढ़ना शुरू किया, और सर पेपर था कोई 4-5 सितंबर को, पेपर वाला वीक। सर मैंने पेपर दिए और ऐसे पेपर हुए, मतलब कुछ भी हो जाए ना तो मैं इसमें फेल नहीं हो सकता इंशाल्लाह, और पास भी हुआ। बट वहां से एक कॉन्फिडेंस आया कि यार 20 दिन में पेपर सीए के एंड में अगर क्लासें ली हुई हैं तो निकल सकते हैं। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ असल कहानी। स्मार्ट अल्लाह ने दिमाग में बात डाली। मैंने 20 दिन में क्या किया, मैंने कहा यार देखो 20 दिन है, इस 20 दिन में 3 पेपर थे। मैंने कहा यार शुरू के 6 दिन में निपटाता हूँ FAR 1। 6 दिन में मैंने निपटाया FAR 1। देखिए ये स्मार्ट स्टडी सिखा रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी के वास्ते सर बाकी 14 दिन में इकोनॉमिक्स और लॉ। सर ऐसा नहीं कि मैंने क्लासें नहीं ली हुई थी, क्लासेस सारी, कॉन्सेप्ट सारे थे। कोशिश करता था अपने अल्फाज में लिखूं, जो कि इंशाल्लाह आपको भी थ्रू आउट द सेशन सिखाऊंगा। और सर मुझे पता था कुछ चीजें तो फिर भी बहरहाल लॉ में हेडिंग याद करनी। अब मैंने देखो अपने दिमाग में सोचा, मैंने कहा FAR 1 इज प्रैक्टिस। आखिरी के महीने में अगर इसको प्रैक्टिस कर लूंगा ना तो इसमें कुछ भूलने का नहीं है। रोज का 1 घंटा देके एक टॉपिक को अगर सिर्फ रजिस्टर ही घुमा लिया चीजें रिकॉल हो जाएंगी। यहां पर याद करूंगा भूलता जाऊंगा, यहां पर याद करूंगा भूलता जाऊंगा। तो मैंने अपने दिमाग में बोला इकोनॉमिक्स की थ्योरी आसान है, लॉ की मुश्किल है। 14 दिन का मैंने ब्रेकअप ये बनाया। 7 दिन मैंने कहा, 7 भी नहीं 5 दिन इकोनॉमिक्स के रखे, इसमें इसकी थ्योरी याद की। बाकी दिन किसको दिए? लॉ को। लेकिन मैंने उससे पहले एक मेक श्योर किया FAR 1। अब आप लोग पता है गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप लोग गलती ये करते हैं जो प्योर याद करने वाली चीजें होती है ना, उनको पहले करते हैं और प्रैक्टिकल को एंड के लिए छोड़ते हैं। देखो चीज को तुम याद करते जाओगे ना, जो भी चीज को तुम याद करते जाओगे भूलते जाओगे, बड़ा नेचुरल है। तो भाई जब इतनी चीज नेचुरल है तो उससे पहले प्रैक्टिकल को मैं खत्म करूं और थ्योरी को मैं रखूं एंड के लिए। लेकिन एंड में बस इतना टाइम हो कि मैं करूं। फिर थ्योरी के अंदर सेग्रीगेशन करो। कुछ थ्योरी आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। कुछ थ्योरी आसान है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं है।
और कुछ थ्योरी ना इंपॉर्टेंट। अब बच्चा क्या करता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, टैक्स का पेपर कितने लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? मेरा कोर्स का ओवरव्यू अवैस एक पूरा हैंडआउट मैंने शेयर किया था और मेरा बच्चा उसमें मैं दे चुका हूं। शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं ये फिर शेयर कर देता हूं, स्क्रीन शेयरिंग पे लगा सकता हूं जिन बच्चों को देखना हो वो। सर टैक्स के अंदर अब मैं एक बात कहता हूं, मुझे टैक्स का क्योंकि आइडिया है तो मैं आपको टैक्स का बताता हूं कि अब शायद बिजनेस लॉ का भी मुझे आइडिया, जो कि एजेंसी वगैरह आपका था पहले, अब मुझे नहीं पता वो कैसा है, लेकिन टैक्स के अंदर एक थ्योरी होती है रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाली। सर वो इंतहाई बोरिंग, इंतहाई बेकार और बहुत ज्यादा थ्योरी, उसमें से आते हैं 5-8 नंबर। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं यार उस 5-8 नंबर की थ्योरी को बिल्कुल आखिरी हफ्ते के लिए रखो और आखिरी हफ्ते में भी 2-3 दफा पढ़ के चले जाओ, पेपर में 2-3-4 मार्क्स निकाल लोगे। मैं कहता हूं जो मेन थ्योरी है बाकी आपकी उसको करो, ज्यादा फोकस करो। ये आपको क्लास में सीखना है थ्योरी के पेपर में कौन सी चीज कैसे आएगी, किसको कितना फोकस देना है। तो सर ये चीजें जब आप लोग इंशाल्लाह करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं सर स्मार्ट स्टडी का तकाजा है कि आप बड़े आराम से पास हो जाएं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे अभी बैठे हुए हैं जो लॉ का पर्चा देकर आए और अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल सका। मुझे जरा बता दें शो ऑफ हैंड्स करके, सिर्फ मुझे पता चलेगा या चैट में बता दें, ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले भी, जिनका लॉ पिछली दफा में नहीं निकला, बावजूद इसके कि इनको पूरी उम्मीद थी कि निकल जाएगा। सर मेरे इतने एमसीक्यू सही थे, सही है, देखिए माशाल्लाह यहाँ भी हाथ पे हाथ उठे जा रहे हैं, सही है। अब सर मैं आपको बताता हूं वो पेपर आपका जो नहीं निकला उसके लिए आपको एक काम करना, और ये भी मेरी अपनी स्टोरी। देखो मैं सुना सर, मेरा ऑडिट का पर्चा था सीए फाइनल का, चौथी अटेम्प्ट दे रहा था। कौन सी अटेम्प्ट? चौथी अटेम्प्ट। और मैं समझता था अच्छा इससे पहले मुझे थ्योरी का कोई पेपर ऐसा नहीं था सिवाय कंपनी लॉ के, बट कंपनी लॉ भी इसलिए कि मेरी अपनी हमाकतें थी, मतलब जिसमें मैं कभी, मतलब मैं थ्योरी तो यूं, मैंने भाई ये थ्योरी है ना बीएम अभी निकलेगा। अब चौथी अटेम्प्ट हो गई, मेरा पर्चा ही निकाल, तीसरी अटेम्प्ट थी, चौथी अटेम्प्ट में जा रहा था तो मेरी के इलेक्ट्रिक में आर्टिकल्स खत्म हुई थी, नई के इलेक्ट्रिक में जॉब लगी। मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा, उन्होंने मुझे बोला क्या सीन है, बोला एक पेपर रह गया यार। मैंने कहा चौथी अटेम्प्ट हो गई, पिछले अटेम्प्ट में तो दिया ही, खाली ऑडिट था वो भी रुक गया। उन्होंने कहा कितने नंबर है? मैंने कहा 35। उन्होंने कहा भैया चल आजा मैं तुझे अब एक बात सिखाता हूँ। उन्होंने कहा तूने कभी एग्जाम सिमुलेशन किए? मैंने कहा ये क्या चीज है? बोला कभी तूने पेपर का माहौल बना के घर में पेपर अटेम्प्ट किया है? मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा इससे पहले तो निकलते ही थे, मैं तो ये समझता था यार याद कर लो चीजें, सही है दिमाग में बिठा लो। बोला कर। और आप यकीन माने उन्होंने मुझे जबरदस्ती 15 दिन की छुट्टी दिलवा दी के इलेक्ट्रिक से, और उसमें मेरे पैसे भी कटे क्योंकि मैंने नई ज्वाइन की थी, प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा था। मेरे पैसे कट गए 40,000 रुपए। अब हुआ ये कि भैया उन्होंने जब मेरे पैसे कटवा के, अब मैंने कहा छुट्टियां तो कुछ देख लेते हैं, लेकिन पढ़ने को कुछ था ही नहीं, चौथी अटेम्प्ट थी। खैर सर मैंने चौथी अटेम्प्ट में पेपर से 3 दिन पहले 2 पिछले अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व किए। एक में मेरे 35 नंबर आए थे और एक में मेरे शायद 31 या 33 नंबर आए थे। जिसमें मेरे 35 नंबर आए थे आईकेप ने दिए थे, उसमें मैंने अपने आप को 21 नंबर दिए। मुझे भी ये लग रहा था पता नहीं क्यों फेल कर रहा है भाई। जिसमें आईकेप ने मुझे 33 नंबर दिए या 31, तो उसमें मैंने अपने आप को 27 नंबर दिए। क्यों? क्योंकि सर मुझे पता चल गया आपके नॉलेज की कमी मुझे नहीं थी, मुझे थी ड्राफ्टिंग की। वो पूछता कुछ था, मेरा फोकस उससे ज्यादा किसी और इररिलेवेंट चीज पे होता था। जब ये गलती मैंने आइडेंटिफाई की, अगली अटेम्प्ट में पेपर दिया और पास। और अब यकीन माने मैंने वो चौथी अटेम्प्ट से कुछ पढ़ा भी नहीं था, बट मुझे पता था। अब मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं, और हराम है, मुश्किल से अभी शायद 2 बच्चों के अलावा कोई बच्चा तीसरे ने ये काम पे अमल किया, और 2 बच्चों ने क्या, उनको माशाल्लाह रिजल्ट भी मिला। मतलब पेपर लुका है ना, थ्योरी का पेपर लुका है, 2-3 हफ्ते घर पे रिवाइज करो वो पेपर, और 3 हफ्ते के बाद उस पेपर को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद आईकेप का सॉल्यूशन से मैच करो, और आईकेप के सॉल्यूशन से मैच करने के साथ साथ एग्जामिनर कमेंट्स पे देखो, और तुम खुद अपने आप को बुरा भला कह रहे होगे और तुम्हें खुद आईकेप की तुम तारीफ करोगे यार नंबर बहुत अच्छे देता है। क्योंकि सर आपको पता चल जाएगा क्रिस्टल क्लियर कि आपके साथ मसला क्या है। 3 हफ्ते लो, 4 हफ्ते लो, रिवाइज करके अटेम्प्ट करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको थ्योरी में आपको बड़े आराम से पता चलेगा कि यार, और आप बड़े आराम, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा पिछले अटेम्प्ट की बात है, उसका भी यही मसला था, लॉ रुक गया था, बीएम रुक गया था। मैंने बोला तो स्ट्रेटेजी कर सकता है? उसने कहा लाजमी करूंगा। उसने किया, उसने कहा सर मुझे मेरी गलती पता चल गई, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, सही से रिक्वायरमेंट ही सही नहीं पढ़ रहा था।
वो पूछता कुछ था, मैं उससे मिलती जुलती कोई और चीज बता देता था। वो पूछता था, मैं इररिलेवेंट चीजें निकला। सर फिर रिपीट कर रहा हूं, स्मार्ट स्टडी का तकाजा है कि आप बड़े आराम से चलें। अब आए सर, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये सब करेंगे, मेरी गारंटी आप पा रहे हो। सही है सर, जी बेटा इस ग्रुप में मटेरियल आता जाएगा। सही है, जब तक एक रजिस्टर ग्रुप हमारा फाइनल पोस्ट रिजल्ट बैच का नहीं। अब आते हैं सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सही है, क्या सिलेबस डिवीजन है, नई चीजें जितनी भी हैं वो मैं कराऊंगा। सही है, चाहे वो ईपीएस हो चाहे वो IAS 8 हो। सर काजी का पास मेजर जो पोर्शन है वो है नॉन IAS का। सर काजी के पास जो मेजर पोर्शन है वो किसका है? नॉन IAS का पोर्शन है, मतलब जिसमें वो कैश फ्लो कराएंगे, आपको चेंजेस इन इक्विटी कराएंगे, वो आपको NPO करवाएंगे। सही है। अच्छा, नॉन IAS की एक चीज मेरे पास है, वो एक चीज है मेरे पास रेशोज मैं करवाऊंगा। और सर काजी IAS 16 कराएंगे आपको। सही है सर, सर काजी आपको IAS 16 कराएंगे और सर काजी ही की जिम्मेदारी मैंने लगाई हुई है और वही कराएंगे आपको एक मिक्स क्वेश्चन। देखिए इस दफा हमने स्पेशली 8-10 मिक्स क्वेश्चन जो IK पूछता है, जिसमें 16 के साथ गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है, कभी 23। सर काजी वो सवालात आपको कराएंगे और इस दफा 16 के साथ IAS 8 का पकौड़ा भी वो बनाएंगे। और मैं आपको अपने टॉपिक्स के साथ IAS 8 की चीजें करवाता जाऊंगा कि IK क्या क्या चीजें एरर डाल देता है। तो सर इस तरीके से जाएंगे तो सारे IAS वाला तकरीबन पोर्शन मेरे पास है, ऑल IAS सिवाय एक्सेप्ट IAS 16, और उसके अलावा मैं आपको कराऊंगा रेशोस। और सर काजी जो है वो आपको ऑल नॉन IAS आइटम्स कराएंगे, लेकिन एक IAS कराएंगे वो है IAS 16। एक बच्चे का सवाल आया, सर कोर्स कब तक चलेगा और क्या होगा। अब सर इसमें सुने, मैं आपको बता दूं अब तक रेगुलर बैच में मेरे 2 टॉपिक्स हुए हैं। उनमें सर एक टॉपिक है इम्पेयरमेंट IAS 36, दूसरा टॉपिक है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सही है सर। अब ये 2 टॉपिक्स मेरे हो गए। सर काजी का सर 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब सर काजी जो है ना, सर काजी ने बस अभी इब्तिदाई की थी, क्योंकि सर काजी को इस दफा हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल और मतलब तकरीबन आप समझे 40 बच्चा तो ऐसा है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का है। सर काजी उनकी अकाउंटिंग की बेसिक्स बना रहे थे। अब उस बच्चे की क्योंकि माशाल्लाह बेसिक्स बन चुकी है, तो सर काजी अब उसका IAS 16 जो है वो कवर करवा रहे हैं। सही है सर, IAS 16 उसको 3-4 क्लासें हुई हैं। सर काजी आपको इंशाल्लाह जो है IAS 16 से लेकर के चलेंगे। सही है, तो वहाँ उनका तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जो टॉपिक हो चुके हैं उनका क्या करना है सर, उनका आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग का एक्सेस। सही है। IAS 40 के कुछ अच्छे सवालात मैंने रोक के रखे थे, वो इंशाल्लाह जिसके अंदर हम IAS 40 के साथ थोड़ा बहुत इम्पेयरमेंट का टच शायद डाल देंगे, शायद हम डालेंगे IAS 23 का, वो सवालात मैं आपको कराऊंगा। बेसिक के जो इसके सवालात थे, जो कि 8 नंबर वाले सवालात थे, वो पोर्शन भी आपको रिकॉर्डिंग करना होगा। सही है सर, ताकि सर कोर्स भी आपका टाइमली कंप्लीट हो। बाकी सर काजी का तो तकरीबन समझे आप शुरू से ही लेके चलेंगे IAS 16। आपका कोर्स कंप्लीशन डेट हमने अभी तक इंशाल्लाह सोची हुई है 31 जनवरी। सर देखिए मेरे टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ जा रहे हैं। पहले जिन बच्चों ने पढ़ा है आपको अंदाजा होगा, मैं IFRS 15 बहुत डिटेल में पढ़ाता था और उसमें हमें कितना टाइम लग जाता था, हमें उसके अंदर महीना लग जाता था। सर अब क्योंकि IFRS 15 नहीं है, EPS है टेक्निकल, लेकिन उसकी लेंथ IFRS 15 जैसी नहीं है। IAS 8 की लेंथ IFRS 15 जैसी नहीं है, तो हमने कहा सर ये दोनों मिला के शायद IFRS 15 का 70% होंगे। तो मैं इंशाल्लाह 31 जनवरी तक, सर काजी भी इंशाल्लाह 31 जनवरी तक टाइम टेबल हमारा होता है फिक्स्ड। टाइम टेबल हमारा होता है सर, आप ये समझें ट्यूसडे का हमारा टाइम टेबल है। ट्यूसडे को हमारी जो सर क्लास होती है वो होती है सुबह। सही है। और इसके अलावा वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को आपकी क्लास होती है दोपहर में। और हमने कहा जो आखिरी आपका जो टाइम टेबल का स्लॉट बनता है वो बनता है सैटरडे, और सैटरडे को भी सुबह होती है मेरी क्लास। बट अब शायद क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो FAR 2 और FAR 1 दे रहे हैं, तो हम फ्राइडे को यूजुअली एक तरह से सॉर्ट ऑफ समझे क्लैश आ जाता था। सही है, किसका सर, FAR 2 और FAR 1 का, क्योंकि पहली दफा में तो बच्चों को रिकमेंड नहीं करते। अब उस क्लास को मैनेज करेंगे तो शायद मैनेज करने की वजह से वो क्लास आइदर मंडे को जाएगी या आपकी संडे को जाएगी। सही है सर, मंडे या संडे में से किसी एक दिन वो क्लास होगी। टाइम टेबल फिक्स रखेंगे ताकि आपकी जिंदगी भी क्या हो,
गुलजार हो और आसानी से गुजर जाए। चले सर, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पहली क्लास में टॉपिक पे आ जाएंगे। किसी का कोई सवाल हो तो वो चैट में भी पूछ सकता है। सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल मेंटेनेंस वाली चीजें जो तुमने पढ़ी हुई थी, एसिड्स क्या होता है लैब, एक बच्चे का जी बेटा रिकॉर्डिंग हो। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है सर, अगर अभी कोई बच्चा पहली दफा शुरू कर रहा है एफआर टेक्स्ट, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, अभी भी आप बिल्कुल लेट नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। सही है सर? सर आज से पढ़ेंगे हम जी। एक मिनट में सिर्फ उनका सर, इसके बाद हम आए, हमने कहा दूसरे बच्चे कह रहे हैं। सही है सर? हाँ आपको सर एमएफए देना चाहिए नहीं देना चाहिए सर, ये तो आपके ऊपर है। मेरी एक छोटी सी एडवाइस जिसके ऊपर भी बात कर लूं क्योंकि सब बच्चे माशाल्लाह सुन लें, फिजिकल में भी और ऑनलाइन में भी। सर एक बात आपको याद रखनी चाहिए, आप में से वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कैफ की कोई भी अटेम्प्ट नहीं दी, अगर कोई हमारे दरमियान बैठा हुआ है तो हाथ उठाए, जिसने कैफ की अब तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दी, चाहे वो आईए हो, इको हो, कुछ भी हो, कोई भी अटेम्प्ट नहीं दी है। सही है, जिन बच्चों ने कैफ की अभी तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं दी है उन बच्चों के पास तो सर 4 साल, और अगर उनके 2 पेपर लेते हैं तो उनके पास 1 साल का ग्रेस पीरियड 5 साल। आपके बारे में आईकिप ने कहा मुझे झंझट ही नहीं चाहिए कि 6 अटेम्प्ट में निकालो 7 अटेम्प्ट में। आईकिप ने एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला बना दिया आप लोगों के लिए, मेरा बच्चा आप लोगों के लिए, खालिस आप लोगों के लिए एक सिंपल फॉर्मूला जो आईकिप ने बना दिया। आईकिप ने कहा नंबर ऑफ पेपर्स इनटू, जो कि कैफ के ऑलरेडी हैं, इनटू 6 मंथ्स। अब इसमें आईकिप ने एक रिलैक्सेशन दी कि अगर आपके 1 से लेकर 4 पेपर्स हैं, 1 हो या 4 हो, तो आपके पास महीने हैं 24 मंथ्स, बोले तो 2 साल। सही है सर? अब आपके पास अगर 1 पेपर कैफ का रहता हो, 2 रहते हो, 3 पर, लेकिन अगर आपके पास जो पेपर बढ़ते जाएंगे 5, 6, 7 और 8, 5 हैं तो आपने कहा 30 मंथ्स, 6 है तो 30, 42 और इसका मतलब ये कि सर अब इससे इंपैक्ट क्या है? अब सर आईकेप ने क्या, अगर इतने टाइम में तुमने कैफ निकाल लिया तो निकाल लिया, अगर आपने इतने टाइम में कैफ नहीं निकाला तो खत्म, टाटा बाय बाय। डिस्क्वालीफाई और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद एक ही चीज चांस बनता है कि आप राउंड 0 से शुरू करो, फिर से पीआरसी से आओ। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा मतलब कौन होगा जो 4 साल लगाने के बाद भी। और सर इसके पीछे मैंने आईकिप से पूछा क्या लॉजिक थी, मैंने कहा आपने कुछ सोच। आईकिप ने कहा 2 बातें थी। आईकिप ने सर एक तो बच्चा नॉन सीरियस था, कम पेपर देता था और सही से दी पढ़ता था कि भाई कर लेंगे अब्बू के पास पैसा बहुत है। बोला यार वो बच्चा और सीए को बदनाम करता था। तो बोला यार, तो ये एक तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। दूसरी चीज ये है, और ये बड़ी एक मैं आपको मोटिवेशन बात करूं, मैं खुद अभी परेशान हूं और सिर्फ मैं नहीं, ज्यादा प्रोफेशनल्स सर इस वक्त पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तानी सीएस की डिमांड पोस्ट कोविड चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं सर। मुझे मतलब हर आए दिन दूसरे दिन सर बंदा मतलब लोग फोन कर करके बोल रहे हैं मेरे दोस्त बाहर से कि यार सीवियां दे, पाकिस्तानी बच्चों की सीवीज दे, उन बच्चों को हमें इंशाल्लाह पास करवाना है वहां पर इंटरव्यू में, और उन बच्चों को हमें लेकर के जाना है, क्योंकि बोल रहा है यार इतनी डिमांड है। और मसला ये है इस पूरे खित्ते में, साउथ एशिया में पाकिस्तानी वो है जिनके आईसीएस बहुत स्ट्रांग है। सर मैं आपको बता रहा हूँ माशाल्लाह, अब फर्म्स अगर आप पूछे ना, बिग 4 फर्म्स खाली हो रही हैं, सीनियर्स रुक ही नहीं रहे, कोई यूके जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, कोई कनाडा, अब लोग दुबई उस तरफ नहीं जा रहे, अब लोग सर दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो यकीन माने सर ये, और मैं आपको फिर बता रहा हूं सीए में सर कोई रॉकेट साइंस, आप बड़े आराम से सीए निकाल सकते हैं अगर आप स्मार्ट स्टडी का गुण सीख जाएं। ठीक है सर, तो 4 पेपर हो सकते हैं तो 4 पेपर दें। कॉम्बिनेशन मुझसे बेटा सेशन के एंड में, आप अभी क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा। सही है सर? 5 पेपर देना चाहते हैं तो आप हिम्मत हौसला है तो 5 दें मैंने। लेकिन मेरी एडवाइस है सर, अगर आप 5 पेपर दे रहे हैं और उसमें 1 पेपर बिजनेस लॉ है और 1 पेपर टैक्स है, सही है, तो मेरी एडवाइस है फिर तीसरा थ्योरी का पेपर आप ना उठाएं, क्योंकि सर देखिए थ्योरी को एंड में मैनेज करना मुश्किल है।
प्रैक्टिकल हो जाते। चलिए टेक्स्ट भी इतना हमने कहा सर, मैं बच्चों को यूजुअली कहता हूं 5 का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो 1.5 से 2 टेक्स्ट थ्योरी होनी चाहिए, उससे ज्यादा थ्योरी नहीं बनती, क्योंकि सर इससे ज्यादा थ्योरी करोगे तुम लोग नहीं समझते हो, पेपर से पहले क्या हो जाओगे, पैनिक। आए सर अब आते हैं पहले टॉपिक की तरफ। नहीं सर, पहला जो हमारा टॉपिक है थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसमें मैं थोड़ी सी आपकी बेस बना दूं। नहीं, रेशोस तकरीबन सेम है। इंटरप्रिटेशन पहले नहीं पूछता था, अब ज्यादा गहराई में जाएगा। 30 नहीं 20 मार्क्स। पहले भी बेटा रेशोस के 20 मार्क्स ही थे। 17 नंबर का पास पेपर के सवाल आ चुके हैं, है ना सर। अगर हम सीरियस पढ़े तो हमें पता हो कि रेशोस पे 17-18 नंबर पिछले अटेम्प्ट में पूछा जा चुका है भाई। हाँ सर, अब रेशो देखें, रेशो में इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे। अच्छा मेरा बच्चा, अब मैं आऊंगा और अब ये एक IAS 20 का हैंड आउट आपके पास है, ग्रुप में भी बच्चों को मिल जाएगा और मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी हैंड आउट पे शायद आज हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगली क्लास से पहले इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होगा। सर जी, हमने कहा कि अगली क्लास से तकरीबन आप दोनों इंशाल्लाह, क्योंकि सर इस दफा चीजों को बड़े अलग एंगल से लेकर चलना है। जी बेटा, अगर अभी भी शुरू करते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर टाइम टीचर्स का FAR 1 में और टेक्स्ट में लगाए बेस बनाने में, क्योंकि सर इस दफा ICAP ने जो बिल्कुल मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को अकाउंटिंग एग्जेम्प्ट कर दिया, तो हमें भी, मैं आपको बता रहा हूँ, इशू आया। हमने पहले बच्चों को ये बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल की डेप्रिसिएशन जाती है और बैलेंस शीट में से सारी अब तक की माइनस करनी होती है। बताना पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है और बैलेंस शीट FAR 1 में एज इट होती है। पहले बच्चे को तो टाइम बहुत लगा है, तो अभी तक रेगुलर बैचेस के अंदर कवरेज हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चले सर, अब आते हैं सबसे पहले IAS और IFRS का एक दफा फर्क वैसे तो बहुत सारों को पता होगा, फिर से बता दूं। सर IAS क्या होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। IFRS क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर ये जो IAS होते हैं इनके बारे में आप याद रखें, पहले आते थे, अब नई कोई भी चीज आएगी वो क्या होगी, IFRS। अब सर हर IAS के आने का एक होता है ऑब्जेक्टिव। देखो 2 ऑब्जेक्टिव, कोई भी IAS आता है ना, उसकी सबसे पहले तो 2 रीजन होती है IAS की। वो पहली रीजन क्या होती है, जल्दी बताएं सर। पहली रीजन होती है कंसिस्टेंसी लेकर आना। क्या लेकर आना, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा कंपनीज हैं। कितनी कंपनीज हैं, 1 मिलियन से ज्यादा कंपनीज हैं। तो सर वो जो 1 मिलियन से ज्यादा कंपनीज हैं उनकी अकाउंटिंग को समझाने के लिए हमारे पास क्या है, ताकि वो सारी कंपनी सही एक ही तरीके से अकाउंटिंग करें, एक ही तरीके से डिस्क्लोजर दें। दूसरा पर्पस क्या है, विंडो ड्रेसिंग रोकना। तो हमने कहा ऑब्जेक्टिव, एक तो जर्नल ऑब्जेक्टिव है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी मुझसे नहीं पढ़ा, तो सर एक तो हमें पता हो जर्नल ऑब्जेक्टिव है। पहला कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, सब ने एक ही तरीके से अकाउंट्स बनाने। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टॉप विंडो। सर विंडो ड्रेसिंग हमारे माशरे में कौन कर रहा है, ब्यूटी पार्लर्स। चीज कोई और होती है और जब सामने निकल कर आती है तो सर कंपनीज भी यही विंडो ड्रेसिंग करती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असल हालत कुछ और होती है और जब सामने देते हैं तो कुछ और होती है। तो हमने कहा टू स्टॉप विंडो ड्रेसिंग। तो ये हमने कहा लड़के खुश ना हो बेटा, तुम लोग भी आज मेन सैलून में यही करते हो। मेरे अभी एक दोस्त की शादी है, उसका शादी भी नहीं मेहंदी थी, उसका भाई मुझे बोल रहा है भाई इसको समझाओ, ये मेहंदी वाले दिन 3 घंटे नाई के पास लगा के आए। सही है, हाँ सही। अबे मेहंदी वाले दिन उसने कहा 3 घंटे भाई, मेहंदी वाले दिन। इसका भाई कह रहा है 3 घंटे। तो वो तो परेशान था कि यार ये शादी और उसमें जो है वलीमे वाले दिन क्या करेगा। सही है सर। तो लड़के भी आजकल विंडो ड्रेसिंग कराते होते कुछ है और नजर कुछ आते हैं ना सर। अब सर ये तो हर IAS के जनरल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन IAS 20 का एक वैसे भी ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है,
IAS 20 का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस। हमने कहा सर IAS 20 का नाम हम लिख देते हैं पहले, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस। सर ये हमें अकाउंटिंग सिखाने आया है कि ग्रांट और असिस्टेंस में क्या ट्रीटमेंट करनी है अगर आपको गवर्नमेंट दे। देखो अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में हैं तो हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ना ग्रांट देती है ना, लेकिन सर बाहर मुल्कों में देती है और बहुत अच्छे से देती है। कोरोना में तो ये बहुत चला है। क्यों भाई? कंपनीज ने ग्रांट्स दी हैं, असिस्टेंस दी हैं। पाकिस्तान ने भी थोड़ी बहुत दी। आपको शायद पता चला हो, मेरे बच्चों आपको पता चला हो कि इन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि जो कंपनीज हुकूमत ने अपने एम्प्लॉइज को नहीं निकालेंगे, हम उनको सस्ता लोन देंगे कम रेट पे। वो भी एक फॉर्म इसी की है। अब मुझे बता दें, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस मुझे ये बता दें गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस में फर्क क्या है। ग्रांट और असिस्टेंस में फर्क क्या है बता। मशवरा और मुंह जबानी बातें, ऐसा? चले सर मैं आपको देता हूं इस बात का सही जवाब। सही है सर। गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस इसने कहा कि भाई देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि गवर्नमेंट सिर्फ मुंह जबानी कोई बात करे, कोई आपको एडवाइस दे दे, कोई आपकी हेल्प कर दे। अब सर अगर हम इसको समराइज करें, डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड असिस्टेंस, तो असिस्टेंस में इसने कहा दो चीजें, और ये समराइज करना क्यों जरूरी? क्योंकि उसके हिसाब से अकाउंटिंग जरूरी है। असिस्टेंस के बारे में हमें कहा गया कि उसके अंदर दो चीजें हैं। क्या सर? पहली चीज एडवाइस कंसल्टेंसी। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, सबने घर पे जाके चेक करनी है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पाकिस्तानी हुकूमत ने भी आपके लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है, जिसको हराम है कि कभी तुम लोगों ने देखा हो। वो है ismeda.org। ismeda.org पे आप जाएं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई 50 से ऊपर बिजनेसेस की फीजिबिलिटी स्टडीज डाली हुई है। तुम्हें शादी हॉल खोलना है, तुम्हें स्कूल खोलनी है, तुम्हें ये काम करना है, ये हमने तुम्हें बता दिया, इसमें ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये खर्चे होते हैं। इस वेबसाइट को ये क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस। दूसरा होता है असिस्टेंस का फॉर पब्लिक एट लार्ज। फॉर पब्लिक एट, अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? एक तो एडवाइस दे रही है, वो असिस्टेंस है। दूसरा, गवर्नमेंट ने कोई काम तो किया है लेकिन पब्लिक, एग्जांपल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, हमारे मुल्क का, हमारे शहर का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुल्क का भी, सही है। दूसरा है साइट एरिया। तो सर अब ये जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है और साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, सर यहां पर गवर्नमेंट ने सड़कें अच्छी कर दी, निजाम अच्छे कर दिए, सही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, गैस वैस सब अच्छा कर दिया। ये गवर्नमेंट ने एक तरह से आपको असिस्टेंस दी है, बट किसी एक कंपनी को नहीं दी, सब कंपनीज को दी है। तो ये किस में आ गया? असिस्टेंस में। और हमने कहा सर ग्रांट के अंदर क्या चीज है? ग्रांट के अंदर जरूरी है कि गवर्नमेंट कुछ इनफ्लो करे, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, सही है। और एक और चीज जरूरी है, वो है अगेंस्ट कंडीशंस। अगेंस्ट ग्रांट के अंदर जरूरी है गवर्नमेंट या तो आपको कैश दे, या तो आपको अगर कैश ना दे तो आपको कोई एसेट दे दे, या कोई ऐसा करे जिससे आपको अकेले को, आपकी कंपनी को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फायदा हो, सही है सर। जैसे एग्जांपल दें, हुकूमत ने आपको कहा कि यार आपने पिछले सालों में बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे नौजवानों को आपने ट्रेनिंग दी है कि वो नौजवान मार्केटर बना सके, तब हम आपको इसके बदले में एक ग्रांट दे रहे हैं। तो ग्रांट कंडीशंस के साथ मिलती है। कुछ काम या तो तुमने पास्ट में अच्छा किया हो, या तो फ्यूचर में करोगे तो पैसे मिल रहे हैं। और हमने कहा ये कुछ ना कुछ मिलता है, या तो पैसे मिल सकते हैं या तो आपको एसेट भी दे सकती है।
हुकूमत ने आपको लाइसेंस दे दिया कि कराची के अंदर जितनी भी फिशिंग है वो कौन करेगा, आप करेंगे। तो ये आपको क्या मिल गया, लाइसेंस मिल चुका है। क्लियर है सर। तो हमने कहा इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अगेंस्ट कंडीशंस। अब सुनना सर, ग्रांट के केस में वी डू अकाउंटिंग। ग्रांट के केस में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग मतलब क्या है, हम एंट्रीज बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। असिस्टेंस के केस में, असिस्टेंस के केस में ओनली डिस्क्लोजर, सिर्फ हम क्या करते हैं, डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं सर। यकीन माने हम कोई भी अकाउंटिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर जाता है कि भैया हमें गवर्नमेंट ने ये असिस्टेंस दी, ये एडवाइस दी, सही है। अकाउंटिंग नहीं करते, सही है सर। 1 रुपए की भी सिर्फ हम अकाउंट बता देते हैं लिख करके, गवर्नमेंट ने ये असिस्टेंस दी। अकाउंटिंग कब होती है, ग्रांट के केस में, सही है सर। क्या हम क्लियर हैं सर? बच्चा पूछे फर्नीचर भी दिया जा सकता है ग्रांट, बिल्कुल बेटा, फर्नीचर भैंसें भी दी जा सकती हैं। हाँ वाकई में आप पढ़ेंगे IAS 41 में कि भैंस हुकूमत ने दे दी गवर्नमेंट ग्रांट पे, तो क्या करेंगे, सही है। तो सर अब बड़े गौर से सुनिएगा, एक और सवाल कि सर क्या 2 अकाउंटिंग के पेपर दे सकते हैं? मैं कहता हूं अगर आपने FAR 1 पहले पढ़ा हुआ है अभी, मतलब, और FAR 2 साथ पढ़ रहे थे और आपको लग रहा है सही जा रहे, तो दे सकते हैं। वजह क्या है सर, 2 अकाउंटिंग के पेपर देने से आपको जब आप आगे वाली अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो नीचे वाला आसान लगता है नेचुरली। लेकिन अगर आपने अभी तक FAR 2 शुरू ही नहीं किया था और अब आप शुरू करेंगे तो हाँ मुश्किल हो सकती है। तो सर अब ये तो हमने पढ़ लिया, ग्रांट और असिस्टेंस समझ में आ गया। अब हर IAS में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, उनको लिस्ट कर लेते हैं, पढ़ेंगे अगली क्लास में। वो चीजें थी ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशंस। ये चीजें हर स्टैंडर्ड के अंदर सेम, मतलब जो है हेडिंग सेम होती है। फिर हमने कहा हम आएंगे इनकम ग्रांट, इनकम ग्रांट, ये चीजें मैं ताकि पहले समराइज बता रहा हूं, ये चीजें इसके अंदर है। एसेट ग्रांट समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, जब ही आएंगे। छठी चीज क्या होगी, री पेमेंट ऑफ ग्रांट। और सर इसके अंदर 7वीं चीज अदर एस्पेक्ट्स। अगर आपको हुकूमत ने कोई ऐसा लोन वोन दिया तो सर कुल मिला के ये 7 चीजें पढ़ेंगे और हमारा ये स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, कम खत्म होगा ये स्टैंडर्ड। और इंशाल्लाह आप देखेंगे क्लास में ही सारी प्रैक्टिस होगी, MCQs हो, चाहे ICAP के, चाहे पास पेपर्स के सवाल हो, चाहे दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज के सवाल हो, सब चीजें इंशाल्लाह हम करेंगे क्लास में। तो सर क्विकली आज की क्लास में जो मैंने आपको टॉपिक रिलेटेड बातें बताई, इनको रिवाइज करवा दूं। फीस वगैरह की जो भी चीजें वो मिस निम्रा आपको ग्रुप में जो है लिंक में बता, मतलब ग्रुप में उनका नंबर मौजूद है, जिस लिंक के थ्रू आपने ज्वाइन किया। ऑनलाइन वाले बच्चों, फिजिकल वाले बच्चे भी जाके मिल सकते हैं। आज की क्लास में देखिए, हर क्लास में हम जाते हुए भी रिवाइज करेंगे, आते हुए भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप भूल जाएंगे। सर आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट ग्रांट में हमने कहा सर गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये आया, इसका ऑब्जेक्टिव है हमें सिखाने कि गवर्नमेंट अगर ग्रांट या असिस्टेंस देती है तो क्या ट्रीटमेंट करनी है। फिर हमने कहा सर ग्रांट और असिस्टेंस का फर्क बता दें। असिस्टेंस गवर्नमेंट एडवाइस दे रही है, कंसल्टेंसी दे रही है, सिर्फ मुंह के फायर कर रही है असिस्टेंस, या कर रही है खास तो पब्लिक के लिए एट लार्ज, आपके लिए अकेले नहीं कर रही। सर हमने कहा ग्रांट के केस में इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है और अगेंस्ट कंडीशंस है। इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कर रही है और अगेंस्ट अगर कंडीशंस हो रहे हैं तो हमने कहा ये ग्रांट है, वरना हमने कहा कि सर ये क्या है, असिस्टेंस है। तो ग्रांट की अकाउंटिंग करते हैं, असिस्टेंस की अकाउंटिंग नहीं। सर अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास होगी ट्यूसडे की सुबह 10 बजे। अगली क्लास होगी ट्यूसडे की सुबह इंशाल्लाह 10 बजे आपसे हमारी मुलाकात होगी। ट्यूसडे के दिन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।